चलिए तमाम बच्चों का एसएज स्कूल कम कोचिंग सेंटर जोरावरगंज वार्ड नंबर 10 में पहली बार लाइव क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10वीं का जो है चैप्टर 1 में एनसीईआरटी जो है साइंस का स्टडी करेंगे। इसमें पहला चैप्टर है आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कहेंगे। इसमें आज हम लोग मुख्य तौर पर दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहला होगा रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा होगा रासायनिक समीकरण, जिसके अंतर्गत केमिकल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन इन दोनों टॉपिक से पहले आज हम लोग सबसे पहले जानने का जो प्रयास करें, एक अहम टॉपिक अगर देखा जाए बेसिक में, तो इस बेसिक टॉपिक में सबसे पहला चीज होगा चर्चा में चेंज के बारे में। किसके बारे में? चेंज के बारे में। चेंज, जिसको हम लोग हिंदी में कह लेते हैं परिवर्तन। क्या कहते हैं? परिवर्तन। परिवर्तन यानी कि एक ऑब्जेक्ट को, एक वस्तु को हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। और चेंज होने के बाद क्या असर पड़ता है। तुम लोग इससे पहले 9th क्लास में पढ़ा होगा। यस सर। बताओ तो ये चेंज जो होता है, परिवर्तन जो होता है साइंस में, वो कितने टाइप्स का? सर 2 टाइप का होता है। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज मतलब होता है तुमको भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। और ये फिर केमिकल चेंज जो होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, तुम बताओ कि हम लोग खास करके भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? भौतिक परिवर्तन के बारे में क्या रहा, या कोई लड़का बताइए आप लोग। जी, भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन था जिसमें कि मतलब किसी भी नया पदार्थ का उत्पादन नहीं होता है। जैसे कि हम लोग पानी को अगर हम गर्म करने पर वाष्प बना देते, उसमें मतलब पानी ही रहता है, बट उसका स्टेट में चेंज हो जाता है। बिल्कुल। यानी कि भौतिक परिवर्तन आप लोग इस तरीके को जान लीजिए, आप उधर ध्यान देना छोड़ दीजिए, है ना, जो बताया जा रहा है उधर। भौतिक परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि मतलब इस प्रकार का परिवर्तन, मान लेते हैं कि जैसे कि पानी से बर्फ बना, पानी से बर्फ बना, मतलब अगर किसी भी पदार्थ के प्रकार का, किसी पदार्थ के अवस्था का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाता है और पुनः उसको हम लोग अपने रीस्टेट में ले आते हैं, पुनः उसी अवस्था में ले आते हैं जिसमें वो था, तो वो होगा भौतिक परिवर्तन। मतलब इसमें किसी प्रकार का नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। अब पानी था, पानी को हम लोग क्या किए, ठंडा किए, तो वो क्या बन गया? बर्फ। अब बर्फ को फिर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? पानी हो जाएगा। तो ये आपको भौतिक परिवर्तन का हिस्सा है। किसका हिस्सा? भौतिक परिवर्तन का हिस्सा। मोमबत्ती का जलना, हाँ, मोमबत्ती का जलना भी भौतिक परिवर्तन का हिस्सा है। आप मान लेते हैं मोमबत्ती को आप जलाए, है ना, मोमबत्ती को जलाए, उसके बाद फिर जलाने के बाद वो नीचे में जमा हो गया, फिर उसको इकट्ठा करेंगे, फिर वो आपको मोमबत्ती का रूप। बट सर जी, वो उसका अमाउंट उतना नहीं होता, वो तो घट जाता है। अमाउंट घट जाता है, लेकिन फिर पुनः हम मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हैं, है ना। उसी तरीके से आप देख लीजिए कुछ चीजें और, चीनी का वाष्पीकरण, नमक का वाष्पीकरण, ये सब आपको किसके तहत आ जाएगा? फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन के तहत। बताओ, नमक है, नमक को हम गर्म पानी में डालेंगे तो वो गलेगा, फिर पानी को आप जला दीजिए, पुनः आपको नमक प्राप्त हो जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। क्या? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में क्या आता है कि अगर ये कोई भी पदार्थ किसी दूसरे अवस्था में चेंज हो जाता है तो पुनः आप उसको स्टेट में नहीं ला सकते। अब मान लेते हैं, जैसे देख लो, दूध से दही का बनना, दूध से दही का। अब मान लो कि दूध है, अब दूध को हम लोग फिर से क्या करेंगे? दही में परिवर्तित करेंगे, तो क्या दही से फिर दूध बनाया जा सकता है? नहीं बन सकता है। तो क्या आ जाएगा आपको? रासायनिक परिवर्तन। क्या आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। उसी प्रकार आप देख लीजिए, ले लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिला करके वाटर का बनना, यानी जल का बनना, ये भी आपको किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन वे हैं जिनमें हम लोग करेंगे क्या कि पुनः उसको उस अवस्था में वापस ला पाएंगे, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। और रासायनिक परिवर्तन वे हैं जिनमें कि हम मतलब पदार्थ की अवस्थाओं को चेंज तो करेंगे, लेकिन फिर उसको रिटर्न लाया नहीं जा सकता है। तो ये वो आपको रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ये बेसिक जो 9th क्लास में पढ़ लिए। उसी पर आते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। क्या आते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन सीधे तौर पर साफ आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही, मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, कोई मटेरियल्स है ना, ये अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करेगा, है ना। मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, ये अकेले, ऐसे ये आपको
रिएक्शन करेगा नहीं, लेकिन एक उदाहरण ले लीजिए कि ये कोई पदार्थ है या ये अकेले है ना, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। मतलब जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। और उसी रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम लोग संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिख देंगे, है ना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उनको हम लोग यदि संकेत एवं सूत्र के सहायता से इंडिकेट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ये तो बेसिक डिफिनेशन। अब हम लोग इसका जो है मूल तौर पे चलेंगे। हो गया सर, कट हो गया। देखिए यहाँ तक दिखाई दे रही है। हाँ, ठीक है। और हल्का इससे। ये देखिए, हाँ, पहला टॉपिक हम लोग को क्या था? रासायनिक अभिक्रिया। क्या था? रासायनिक अभिक्रिया। डेफिनेशन लिख दे या ऐसे समझा दिया? समझे हुए? हाँ, तो इसका परिभाषा हम बताए सीधे तौर पे रासायनिक अभिक्रिया है केमिकल रिएक्शन की जब कोई पदार्थ, क्या कहेंगे? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता हो, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। तो दो सिचुएशन यहाँ पे उत्पन्न हुआ, एक तो अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके अगर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। ठीक है। मान लेते हैं, पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, हाइड्रोजन के बारे में बताएं। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे आप लोग इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड है। सूर्य प्रकाश में या सीधा तौर पे समझते हैं, इनको हीट किया जाता है। ठीक है। तो ये आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन का निर्माण, किसका निर्माण करता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन का निर्माण करता है। और मान लेते हैं ये तो आपको संतुलित है नहीं, तो हम लोग तत्काल संतुलित के रूप में यूज कर लेते हैं। तो ये आपको क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया, है ना। एक तौर पर और हम लोग ले लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है ये ठोस फॉर्म में होता है ना। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म होता है। क्लोरीन क्या आपको? गैस भी है। हाइड्रोजन क्लोराइड आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्म में भी यूज किया जाता है ना। इनको इस तरह हम लोग ले लेते हैं। इनके अलावा आप कुछ एग्जाम्पल और ले सकते हैं। देखिए CaCO3, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, जो भी मानना हो, मार्बल जो भी हो, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर का हो गया। ठीक है। इसको हम लोग संगमरमर भी कहते हैं, खरिया भी कहा जाता है। चौक जो हम लोग लिखने में इस्तेमाल करते हैं, उनका फॉर्मूला यही होता है CaCO3। ये जब अकेले ही क्या करता है, ये CaO अर्थात चूना प्लस CO2 बनाता है ना, प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो बताइए आप लोग, चूना पत्थर क्या है? चूना पत्थर सर वो ठोस रूप में होता है। ठोस हो गया। चूना क्या है? ये भी ठोस रूप में, ये भी हो सकता है ठोस हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये गैस है।
तो बताइए एक ठोस जो है आपको ठोस और गैस में तब्दील हो गया तो भिन्न गुण वाला नए पदार्थ का निर्माण किया। यस सर। तो कोई पदार्थ अकेले भी दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर सकता है और वो नया पदार्थ होगा, वो आपको रासायनिक अभिक्रिया की श्रेणी में। अब है कि अगर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के भी अगर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो भी वो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। मान लेते हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर के बनाता है जल। क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्या है आपको? गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। और जल क्या है आपको? ये H2O क्या है? द्रव। तो बताइए गैस और गैस मिलकर के किसका निर्माण किया? द्रव का निर्माण किया। तो भिन्न गुण वाला दो नए पदार्थ का एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन बिल्कुल साफ है कि कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करेगा तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। बिल्कुल मामला साफ है, दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे कुछ हम लोग कुछ चीजों को समझते हैं। देखिए अगर कोई रिएक्शन इस प्रकार है A+B और ये बना रहा है C+D, क्या बना था? मान लो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में A और B भाग ले रहे हैं, A और B कोई पदार्थ है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो उसके बाद किसका निर्माण हो रहा है? C और D का निर्माण हो रहा है। तो इसमें ये रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ आपको रासायनिक अभिक्रिया A+B में बताइए कोई भी दो पदार्थ है A+B और निर्माण किसका कर रहा है? C+D। इसमें A+B को हम लोग क्या कहेंगे? A और B क्या कहलाएगा? इसको हम लोग रिएक्टेंट्स कहेंगे, यानी कि इसको कहेंगे रिएक्टेंट। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और C+D क्या होगा? प्रोडक्ट, यानी कि प्रतिफल। प्रोडक्ट यानी उत्पाद या इसी को आप प्रतिफल क्या कहते हैं? देखिए तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें भाग लेने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक। क्या कहलाएगा? अभिकारक। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? अभिकारक। क्या डेफिनेशन याद रहेगा ना? अभिकारक का अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में क्या अभिकारक क्या है तो क्या जवाब? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो पार्टिसिपेट करने वाला आपको पदार्थ है, मटेरियल है, वो आपको रिएक्टेंट्स कहलाएगा या अभिकारक कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाला पदार्थ है ना, क्लियर सी बात है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। आप उसी को हिंदी में उत्पाद या प्रतिफल। तो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले आप, अगर बताइए H2 प्लस Cl2 मिलकर के बनाता है 2H। इसमें अभिकारक कौन कौन हो गया? सर इसमें वो H2 प्लस Cl2 अभिकारक हुआ H2 और Cl2 और प्रतिफल क्या है? 2HCl। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग लेता है तो अभिकारक कहलाएगा आपको, और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है तो क्या कहलाएगा? प्रतिफल कहलाएगा। और सिंपल सी बात है, ये तीर निशान के बाईं तरफ लेफ्ट साइड आपको अभिकारक होगा और तीर निशान का जो दायां तरफ है वो क्या कहलाएगा? प्रतिफल कहलाएगा। अब एक सवाल और है, इसमें ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर का जो चिन्ह होता है वो क्या दर्शाता है? तो हाँ है याद? हाँ इंडिकेट करता है सर। वो इंडिकेट करता है कि मतलब केमिकल रिएक्शन किस दिशा में हो रही है। बिल्कुल। बने पदार्थ नए पदार्थ देखिए मान लेते A+B कोई पदार्थ था C+D का निर्माण कर रहा है तो ये तीर का जो इंडिकेशन होता है ये दर्शाता है नए पदार्थ अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे थे और उसके फलस्वरूप अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है और किन किन पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है। तो अभिक्रिया में A+B भाग ले रहे थे, अभिक्रिया C+D की तरफ हो रही थी, है ना, तब C+D का निर्माण हो रहा था। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह यह दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दिशा किस ओर है, रासायनिक अभिक्रिया की जो दिशा है वो किस ओर है, किस तरीके से दर्शाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको आगे चल करके मैट्रिक में क्वेश्चन रहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम किस
किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। पहला रहता है संकेतों के रूप में, दूसरा सूत्रों के रूप में, तीसरा रहता है आपको रासायनिक समीकरण के द्वारा। इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? इसमें तो सब आंसर सही है वैसे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आप दर्शाते हैं रासायनिक समीकरण के द्वारा, है ना। रासायनिक समीकरण कहने से संकेत सूत्र हाँ, दोनों इससे शामिल हो इसलिए जाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? रासायनिक समीकरण के द्वारा। रासायनिक समीकरणों के द्वारा हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। तो ये सब चीजें याद रहनी चाहिए। कुछ फॉर्मूला सब आएगा आपको, जैसे कि अब मान लेते हैं पहला चीज तो कुल मिलाकर के अभी तक में 118 तत्वों की लगभग खोज की जा चुकी है। उनमें से कम 50 से 55 आपको संकेत एवं संकेत याद होनी चाहिए। उनके बाद फिर नोट जारी किया जाता है, तो नोट में जितना भी फॉर्मूला है वो सारा फॉर्मूला आप लोग को अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, जिनमें कि बहुत सारा फॉर्मूला आप लोग को पहले पिछले क्लास में भी आप पढ़े होंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे चूना पत्थर है, चूना पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को संगमरमर भी कहते हैं, आप खरिया भी कह लेते हैं, इसी को आप कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, है ना। तो ये सब आपको फिर CaO आपको चूना का फॉर्मूला है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मान लेते हैं H2O जल का फॉर्मूला है। तो ये सब फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। और 118 तत्व में मिनिमम 50 तत्व होना चाहिए। तो बताइए हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा? H2। ओनली हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा? H। हीलियम का He। लिथियम का Li। बेरिलियम का B। मैग्नीशियम का क्या? मैग्नीशियम का Mg। अच्छा, बेरिलियम का B। ठीक। सोडियम का क्या होगा? Na। पोटाशियम का K। अच्छी बात है। सोडियम Na। लोहा Fe। Fe। गोल्ड का क्या होगा? सर इसका होता है Au होता है सर, हाँ, गोल्ड का Au और सिल्वर का Ag होता है। Ag। सिल्वर चांदी जो हुआ गोल्ड का Ag। तो ये सब सिंबल याद होनी चाहिए। आगे चल करके आप लोग कहेंगे एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपको जानना है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या है नहीं। अच्छा, कुल मिलाकर के हम लोगों को 10th में लगभग कितना अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी करना है? देखिए, सबसे पहला आपको पढ़ना पड़ेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। थोड़ा सा परिचय हम बता देते हैं। तो होता क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, कंबाइन करके जो है एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, है ना। समझ में आ रही है बात? 2 या 2 से अधिक पदार्थ कंबाइन करके, मतलब जुड़ करके एक नए पदार्थ का यदि निर्माण करता है तो उसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। मान लेते हैं ये पदार्थ अलग है, आपको ये पदार्थ अलग है, ये दोनों जुड़ करके एक कंप्लीट मान लेते हैं कि मार्कर का निर्माण किया, तो ये हुआ संयोजन अभिक्रिया। क्या हो? संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है? यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर कंबाइन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। तो पहला हो गया आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरा आता है आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या था? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जिसको आप अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। इसका आप इसको कॉम्बिनेशन का उल्टा मान लीजिए, संयोजन। संयोजन में क्या होता था बताओ? 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता था। इसमें क्या होगा कि एक पदार्थ होगा, ये 2 भागों में टूट जाएगा। समझ रहे बात को? वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया जो होगा, इसमें एक पदार्थ होगा, वो 2 भागों में टूट जाएगा। 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में भी बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? तो जब कोई पदार्थ, है ना, जब कोई एक पदार्थ जो है टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। बताइए तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि आपको नहीं, इसको आप मान सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एकल विस्थापन अभिक्रिया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ तत्व ज्यादा क्रियाशील है, कुछ तत्व कम क्रियाशील है। अगर आप सबसे अधिक क्रियाशील तत्वों की बात करें तो पोटेशियम को सबसे अधिक क्रियाशील तत्व माना गया। यानी कि तमाम धातुओं में, तमाम तत्वों में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। ठीक है। उसका सिंबल क्या होता है? के। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। और पोटेशियम का परमाणु संख्या बताइए? 19 होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 19 होता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व आपको पोटेशियम है,
उसके बाद आपको मान लेते हैं कि सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, मैग्नीशियम है, बेरियम हो, उसके बाद जो भी हो, एल्युमिनियम। ये सब सारा श्रेणी में आता है। याद है ना? तो आप एक चीज बताइए, इस धरती पर इंसानों की श्रेणी है ना, सब में कोई ज्यादा पावरफुल है, कोई कम पावरफुल है, हमसे ज्यादा पावरफुल है। तो हमसे तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे पोटेशियम, है ना। सबसे कम पावरफुल यहाँ पर कौन है? ये सोनू। सोनू को आप मान लीजिए लेड, शीशा सबसे निचले स्थान पर है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि अब सोनू क्या करेगा, सोनू को जो है मतलब हमसे चलने नहीं देगा। अब होता क्या है कि हम यहाँ खड़े हैं, हमसे जो मजबूत है उसके मन में कि यहाँ बैठना है, तो हमको धक्का मार के उधर भगा देगा, अपना आ जाएगा यहाँ पे, और उसके पास वो पावर भी है ना। तो उसी तरीके का काम हम लोग करेंगे आगे। मान लेते हैं, देखिए तो केमिस्ट्री में होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक तत्व संयोग कर रहा होता है या अभिक्रिया कर रहा होता है, तो उस परिस्थिति में अपने से जो कम क्रियाशील तत्व है उसको विस्थापित करके उसका स्थान अपना ग्रहण कर लेता है ना। उसका स्थान क्या करता है? अपना ग्रहण कर लेता है, और फिर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। अरे बैठा हुआ मान लेते हैं वहाँ पर, इस साइड है आपको क्या कहते हैं, जो सिंगल पर्सन का बात करें, इस साइड अकेले है कौन? अंशु है। उस साइड मान लेते हैं कि कृष्णा है, ताजदार। अब क्या किया, अंशु गया, मारा कृष्णा को धक्का, कृष्णा वहां से साइड ले लिया, अब ताजदार के साथ कौन हो गया? अंशु हो गया। तो अंशु जो ताजदार के साथ हुआ तो नया मटेरियल तैयार हो गया। अब तुम क्या किया, अंशु की जगह पे आगे बैठ गया डर से। तो होता यही है अक्सर। तो जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिनको कि हम लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे पूरा एग्जाम्पल के साथ अगले क्लास में, है ना। यह अभी केवल परिचय आप लोग को बताया जा रहा है। तो पहला था संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। दूसरा वियोजन, जस्ट अपोजिट उसका, एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होगा। और तीसरा आपको क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या एकल विस्थापन अभिक्रिया? इसमें क्या होगा कि अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके नए पदार्थों का निर्माण करेगा। ठीक, अब आता है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इसको कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया, और कभी कभी इनको केमिस्ट्री की भाषा में द्विविस्थापन भी कहा जाता है। ठीक, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया, या आप यूं कहें कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि दो कंपाउंड अपने आयनों का आदान प्रदान करके, है ना, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे? यानी कि जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके भिन्न गुण वाले दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तब उसको हम लोग कहेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया। याद रहेगा, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके भिन्न गुण वाले दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया। ये हो गया आपको चौथा। ठीक है, 10 करिए। हाँ, अब पांचवा पे अगर हम लोग आते हैं तो पांचवा आप लोगों को पढ़ना पड़ता है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। सीधे तौर पे बताएं, आप एक गिलास मान लेते हैं कि एक गिलास हम लोग लेते हैं, और जनरली तौर पर आप अगर बात कर लीजिए, मान लेते हैं ये बोतल है, ठीक है, इसमें आप करें क्या, ये बोतल, इसमें पानी है, इसमें अभी कुछ चीनी मिला दे या नमक मिला दे या मिट्टी मिला दे। सबसे बेटर होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हम मिट्टी मिलाइए। ठीक है, मान लेते हैं इसमें मिट्टी डालते हैं, उसके बाद आप इसको घोलिए। कुछ देर घोल देने के बाद ये पूरा घुल जाएगा और आपको नहीं लगेगा कि नीचे में पेंदी में कुछ जमा हुआ है। लेकिन उसके बाद इसको कुछ देर के लिए आप छोड़ दीजिए नीचे, आराम से इसको अस्थिर में क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे, तो पेंदी में वो मिट्टी नीचे में जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। चलो उनको भी छोड़ दो। चीनी, सिंपल सी बात है कि पानी के अंदर मिलाएंगे रिएक्शन भी होगा। चीनी है, नींबू पानी पहले से मौजूद है, इसमें चीनी डालते हैं हम लोग, घोलते हैं, पूरा घोल देंगे, घुला देंगे, कुछ पल के लिए छोड़ दीजिए, कुछ चीनी आपको इसके पेंदी में जमा हो जाएगा ना, उनको कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं।
तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेपन अभिक्रिया। सिंपल सी बात है। आप लोग बताइए क्या होगा अवक्षेपन अभिक्रिया? जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको क्या कहेंगे? अवक्षेपन अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको क्या कहेंगे? अवक्षेपन अभिक्रिया। अब सिंपल सी बात देखो, अवक्षेप जो होगा नीचे में जमा होता है पेंदी में, निश्चित तौर पर वो ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है वो? ठोस पदार्थ। तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पेंदी में जमा हो जाता है, किसी भी द्रव्य की पेंदी में जमा हो जाता है। ठीक। अब अवक्षेपन अभिक्रिया के बाद आप लोगों को आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या आता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? सिंपल सी बात, और ये बहुत आसानी से आप लोग समझेंगे। देख लीजिए इसको क्या करना है। फिलहाल आप क्या मानिए कि इनको मान लेते हैं अम्ल, इसको मान लेते हैं भस्म, एसिड और बेस। क्या मानेंगे? एसिड और बेस। तो ये जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है, जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तब जाकर के लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। मान लेते हैं कोई नया पदार्थ है, यानी कि जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, क्या कहेंगे? जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है तब उसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। बताइए क्या होगा? शिवम बोलो परिभाषा क्या होगा? जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके, क्या कहेंगे? जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तब उसको क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोहराइए तो आप लोग। जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके जल और लवण का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण। सिंपल सी बात है। देखो, एसिड और बेस मिल करके, है ना, वाटर और सोल्ट का निर्माण करेगा तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहेंगे। सिंपल सी बात है। अम्ल है और भस्म है, दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। अम्ल है, भस्म है, दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करें। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद हम लोग जानेंगे फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शंस। क्या जानेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन। इसको कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? इसमें कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। देखिए, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की मौजूदगी में, है ना, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की मौजूदगी में हो तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सिंपल सी बात है। क्या कहेंगे? जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की मौजूदगी में हो तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होगी? प्रकाश की उपस्थिति में होगी तो ये क्या आ जाएगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, है ना। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोग जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसको रेडॉक्स को समझना चाहिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से। अगर आप बात करें रेडॉक्स का, देखिए रेडॉक्स सिंगल नहीं आता। रेडॉक्स में ये रेड और ऑक्सीडेशन, ये रेड आता है रिडक्शन। क्या आता है? यहाँ ध्यान दो, ये रेड क्या आता है? रिडक्शन। ये ऑक्स क्या है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब होता है आपको अवकरण। रिडक्शन मतलब क्या होता है? अवकरण। और ऑक्स मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। मतलब ये कि अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं सदैव साथ साथ होती हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया सदैव साथ साथ होती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। याद रहेगा? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, उसको क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आप कहेंगे कि सर आखिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या है? सिंपल सी बात, जब किसी भी पदार्थ से, ध्यान दो इधर, बुक पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब ऑक्सीजन जुटेगा। ये कोई पदार्थ है, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है? जुटता है, और हाइड्रोजन क्या होता है? हटता है, तब उसको कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है या
हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो उसको कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन हो तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा चलिए, जब किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीकरण में क्या था? ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन का निष्कासन। अपकरण में क्या होगा? हाइड्रोजन का संयोग एवं हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन होगा तो उसको क्या कहेंगे? अपकरण अभिक्रिया। तो कुल मिलाकर के हम लोग को देखिए, पहला हो गया आपको संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके बनाया गया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया है ना, एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा। तीसरा एकल विस्थापन, वही मजबूती वाली बात है ना, यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उनके स्थान से विस्थापित करने पदार्थ का निर्माण करेगा। फिर आपको द्विविस्थापन या उभय विस्थापन है ना, इसमें क्या होगा कि आयनों का आदान प्रदान करके नए पदार्थ का निर्माण किया जाएगा है ना। उसके बाद आपको आ जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होगा जो किसी भी पात्र के पेंदी में जमा होगा। उनके बाद आपको आता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है आपको ऐसी अभिक्रिया है जो प्रकाश की मौजूदगी में हो, जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। कुल मिलाकर के 8 हो गया। 10 तरह का पढ़ते हैं, लेकिन नंबर अगर आप रेडॉक्स संयुक्त रूप से जाने रेडॉक्स, तो ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रियाएं सदैव साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रियाएं सदैव साथ साथ होती है तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का 2 भाग है, ऑक्सीकरण और अपकरण। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वे हैं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, और अपकरण अभिक्रिया हुए हैं जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, वो अपकरण है। अब यहाँ पे ऑक्सीकारक और अपकारक का भी आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जानिए यहाँ उल्टा समझना पड़ता है। जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसको जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक कहेंगे। उल्टा रखिए, जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक कहेंगे। और जिस पदार्थ का आपको ऑक्सीकरण होगा उसको क्या कहेंगे? अवकारक। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसको अपकारक। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसको अपकारक, जिस पदार्थ का अपकरण होगा उसको ऑक्सीकारक कहेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, चूंकि हम लोग आज स्टार्ट किया केमिस्ट्री का चैप्टर 1 आपको स्टार्ट किया गया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था। ये एनसीईआरटी बेस्ड पर ही आप लोग को पढ़ाया भी जाएगा 10th क्लास का, जो आपको ऑनलाइन क्लास होना है। तो आप लोगों का काम क्या, आगे कम से कम एक से लेकर के 30 तक जितना भी तत्व है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जो भी हो, बोरोन, तोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी हो, तमाम तत्वों का सिंबल जो होता है उसका संकेत, इनके अलावा एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या, एटॉमिक मास नंबर, परमाणु द्रव्यमान संख्या, ये सब कम से कम याद रखेंगे। ये सब जरूरी है सर। हाँ, 30 के बाद हाँ वो काम आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। 30 के बाद जितना भी तत्व में, जैसे गोल्ड हो गया, अब उसी में मान लेते हैं कि सिल्वर है, हाँ बहुत सारा, कैडमियम हो, फिर ये ऐसा बहुत सारा तत्व है, मतलब जिनके बारे में हम लोग, यूरेनियम है, इन सब के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। तो उन तत्वों का भी आप लोग अच्छी तरीके से कम से कम याद करके आएंगे। इनके अलावा कुछ छोटा छोटा यौगिक का जो है सूत्र भी हो, जैसे आप लोग बताइए जल का तो H2O, फिर हेवी वाटर यानी भारी जल का तो D2O है ना, हाइड्रोजन अणु तो H2, ऑक्सीजन अणु तो O2, क्योंकि छोटा छोटा फॉर्मूला रटेंगे तब जाकर के आपको काम होगा। चूना का क्या आता है तो CaO, सिंदूर का क्या आता है तो HGS है ना। इनके अलावा फिर चूना पत्थर का तो CaCO3 है ना। फिर आप अगर हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो HCl। तो इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छी तरीके से याद करके अगले क्लास में आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कम से कम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित जो भी टॉपिक है इनको आप लोग अगले क्लास में पढ़ के आएंगे। आज केवल थ्योरी बता दिया गया, अगले क्लास में बता दिया गया। धन्यवाद।